अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल जो मैंने सब बताया था ना, वो ज़हन में एक पिक्चर अच्छी बन जाए, तो एक फॉर्मेट बता देता हूँ। फॉर्मेट का एक ओवरऑल आइडिया होता है ना, तो सवाल करने में हेल्प होती है। इसकी मोटी-मोटी बातें बता रहा हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि जिस तरह कंसोलिडेशन में मैंने रिवीजन के लिए फॉर्मेट दे दिया था, बस एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। ये सवाल कर करके वैसे भी आपको याद हो जाना है। करंट टैक्स आसान तरीन काम होता है IAS 12 के सवालों का, मुश्किल होती है डेफर्ड टैक्स में। इसलिए ना वो पिछली 3-4 अटेम्प्ट से डेफर्ड टैक्स ही पूछना शुरू हो गया है। पूछेगा। अच्छा, तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन आसान काम है। करंट टैक्स में स्टार्टिंग करनी होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जिसको मैंने कल अकाउंटिंग प्रॉफिट कहा था। फिर इसमें करते हैं एडजस्टमेंट्स। अच्छा, आपने टैक्स में पता नहीं शायद इस तरह से किया हो कि ना किया हो कि ये ऐड हैं, ये लेस हैं। इतनी तमीज की जरूरत नहीं है फेयर टू में। मतलब ऐसे नहीं कि बच्चों इसको ऐड करना है, इसको लेस करना है, इतनी नहीं है तमीज की जरूरत। जो जो लाइन आइटम्स आ रही हैं, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, बस लिखते जाएंगे। यानी आपको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। अच्छा, वो एडजस्टमेंट्स क्या करनी है? ये जो एडजस्टमेंट्स करनी है, ये क्या है? ये 3 तरह की बता रहा हूं। और ऐसा नहीं कह रहा कि आपको इन 3 हेडिंग्स के नाम से एडजस्टमेंट्स करनी है। वैसे ही आपको कह रहा हूं कि 3 तरह की चीजें कर रहे होते हैं। एक वो होती हैं जो टैक्स वाले इनकम्स पे टैक्स ही नहीं लगाया करते। फिर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो टैक्स वाले अलाउ ही नहीं किया करते। क्या कहते हैं उनको? नॉट अलाउड, नॉट अलाउएबल, डिडक्शन अलाउ नहीं है, इस तरह के मुख्तलिफ नाम बोल रहा हुआ करूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको इनएडमिसिबल एक्सपेंस कह देता हूं। और कुछ हम लोग इस तरह की चीजें एडजस्ट कर रहे हुआ करेंगे। जिसमें अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट्स में टाइमिंग का डिफरेंस हुआ करेगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने इस साल कोई रिसर्च कॉस्ट इनकर की, तो IAS 38 एक्सपेंस है। लेकिन हो सकता है उस मुल्क का टैक्स डिपार्टमेंट कहता हो कि इस तरह के खर्चों को ना 1 साल में एक्सपेंस ना मानो, हम आपको कुछ 4 साल में अलाउ कर देंगे। ये तो वही खर्चा हमने फौरन मान लिया, टैक्स वालों ने 4 साल में फैला दिया, टाइमिंग का फर्क आ गया। इसी तरह से हमने एक प्लांट खरीदा 200 मिलियन का, हम उसको 4 साल स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, हो सकता है टैक्स वाले 10 साल रिड्यूसिंग पे अलाउ करते हो। तो इसको मैं टाइमिंग का डिफरेंस कह रहा हूं। जो इनकम और एक्सपेंसेस टैक्स रूल्स में है ही नहीं अलाउड, उनको हम एडजस्ट कर रहे होंगे। क्यों एडजस्ट कर रहे होंगे? क्योंकि हम तरीका कौन सा फॉलो कर रहे हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करके टैक्स प्रॉफिट तक पहुंच रहे हैं, तो डिफरेंसेस को एडजस्ट कर रहे हैं ना। तो वो जो इनकम्स और एक्सपेंसेस जो हमने माने हुए थे, टैक्स वाले नहीं मानते, वो रिवर्स कर रहे होंगे और उनकी एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे। जैसे कल वाली मिसाल में मैंने डेप्रिसिएशन बताई थी, रेंट बताया था, जिनमें अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में कुछ टाइमिंग का फर्क होगा। ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद नहीं, काटा नहीं हुआ, लाइन बढ़ाई थी मैंने। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये सारी एडजस्टमेंट्स कर दी। अब ये फॉर द ईयर टैक्स प्रॉफिट आ गया, लेकिन इसमें अभी भी एक चीज एडजस्ट करनी है। इधर आता हूं। 2020 में अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया और टैक्स प्रॉफिट बना 130 मिलियन और इस पे टैक्स दे दिया, बस खत्म हो गई बात। 2021 आया,
लॉस आ गया, टैक्स कितना देंगे? नहीं देंगे, टैक्स कोई नहीं दिया। लेकिन इस लॉस को टैक्स वालों ने कहा कि आप कैरी फॉरवर्ड कर लें। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है कि अगले साल जब बनेगा प्रॉफिट, उसमें से पहले ये एडजस्ट कर लेना, और अगले साल इसको नाम दिया जा रहा होगा ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस का। फिर जो आंसर बने उस पे दे देना टैक्स। और अगर अब फिर जो बचा ये फिर कैरी फॉरवर्ड कहला जाएगा, कोई टैक्स नहीं देंगे। और इससे अगले साल पहले ये 25 एडजस्ट होगा, फिर जो बचेगा इस पे टैक्स देंगे। ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ है ना। तो जब हम करंट टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉस भी माइनस करेंगे। अगर तो अब भी पॉजिटिव आंसर आया, ये है टैक्स प्रॉफिट, इस पे लगाएंगे टैक्स। अच्छा, इसी में आगे चल रहा हूं, ये लाइन में यहां दोबारा लिख के ना, ये इसी पे आगे चल रहा हूं। अब इसके ऊपर हम लोग टैक्स रेट लगाएंगे। ये जो टैक्स प्रॉफिट निकला इस पे लगाएंगे एप्लीकेबल टैक्स रेट। और एप्लीकेबल कह के मैंने ना काफी सारी बातें कर ली। अगर आपसे सवाल में 2-3 साल की कैलकुलेशन पूछी है तो, और हर साल का डिफरेंट डिफरेंट रेट है, तो जो उस साल पे एप्लीकेबल है। इसी तरह अगर कुछ इस तरह से है कि फलानी इनकम इस रेट पे है, फलानी इनकम इस रेट पे, तो तोड़ के अलग अलग करना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं एप्लीकेबल टैक्स रेट। जब ये टैक्स की अमाउंट निकल आई तो इसमें से भी गवर्नमेंट वाले हमें कुछ माफी दे सकते हैं। क्या कहते हैं उसको? टैक्स क्रेडिट। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे मेरे ख्याल में तो जनरली नहीं होता, इसलिए सवाल में भी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है, क्या पता, ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट। पाकिस्तान में वैसे मेरे ख्याल में टैक्स क्रेडिट अगर ना क्लेम हो सके तो कैरेट फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनली हो सकता है, क्या पता सवाल में हो सकता है। तो अगर कोई पुराना टैक्स क्रेडिट था वो एडजस्ट हो जाएगा, फिर इस साल का अगर कोई टैक्स क्रेडिट है मजीद वो एडजस्ट हो जाएगा, फिर जो फाइनल अमाउंट बनेगी ये है करंट टैक्स फॉर करंट ईयर। ये फाइनल है जो हम करंट टैक्स फॉर करंट ईयर कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा, इसमें और इसमें टेक्निकली क्या फर्क है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड, तो इसको मैं उधर ही माइनस कर देता। ये प्रॉफिट में से निकलेगा, जो आंसर आएगा उस पे अभी रेट लगेगा, जबकि ये टैक्स की अमाउंट में माफी मिल रही है। ये है जी करंट टैक्स निकालना। अच्छा, अब आप अगर टैक्स के चीते चीतियां हैं तो अपना चीतापन अपने पास रखना। मैं आपको सिर्फ उतना को रिवाइज कराऊंगा जितना FAR2 के सवालों में काम आता है। तो अब ऐसा करते हैं कि हेडिंग दे लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर करंट टैक्स कैलकुलेशन। उर्दू इंग्लिश मिक्स बताऊंगा, कर लें, इसको नोट कर लें। फिर कुछ, अच्छा कुछ बस उर्दू बता के अगले पॉइंट पर चला जाऊंगा, कुछ होंगे जिसमें कुछ वर्किंग्स बता रहा हूंगा। लेकिन अब जो मैं आपको नसीहत करने लगा हूं ना, उसमें मैं आपको ना इस स्टाइल में बता रहा हूँ, नहीं जिस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ तो कहूंगा कि PBT में ये ऐड करना, ये लेस करना, ठीक है, इस स्टाइल में बताने लगा हूं। तो करंट टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ नसीहतें बताने लगा, कुछ 7-8 पॉइंट बताऊंगा, फिर हम पास पेपर के सवाल करने के काबिल हो जाएंगे। इसको नोट कर लें, फिर कर लिया।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं करंट टैक्स कैलकुलेशन के लिए। गर्मी गर्मी लग रही है। चल तो रहा है यार। नोटेड। चलें, अब आपको नसीहतें लिखवा रहा हूं करंट टैक्स कैलकुलेशन के लिए। और इसमें पहला पॉइंट ये लिख लें, उर्दू इंग्लिश पंजाबी पश्तो सब मिक्स ही लिखाऊंगा। पहला पॉइंट ये लिख लें कि बाय डिफॉल्ट फाइन्स, पेनल्टीज, ये डिडक्शन अलाउड नहीं है, इसलिए करंट टैक्स निकालते हुए पीबीटी में ऐड बैक कर दिया करेंगे। दोबारा, बाय डिफॉल्ट फाइन्स और पेनल्टीज टैक्स में अलाउड नहीं है, अलाउएबल डिडक्शन नहीं है। क्या मतलब है इन बातों का? अलाउड नहीं है, अलाउएबल नहीं है, डिडक्शन अलाउड नहीं है। यानी वो जो कल मैंने आपको वो कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन बताई थी कि हम उन एक्सपेंसेस इनकम को यूज करें जो टैक्स रूल्स के मुताबिक कैलकुलेटेड होते, तो इनकम्स ऐड हो रही होती हैं, एक्सपेंसेस माइनस हो रहे होते, मतलब डिडक्ट हो रहे होते। तो फाइन्स, पेनल्टीज बाय डिफॉल्ट टैक्स पर्पसेस के लिए नहीं होती अलाउड, इसलिए आप पीबीटी में ऐड बैक कर देंगे। अगर सवाल वाले ने कुछ कह दिया तो कह दिया, अगर खामोशी है तो बता रहा हूं ना, बाय डिफॉल्ट तो ये है कि खामोशी है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ कहा है तो बस जो कहा है वैसे है। लिखा? चलें दूसरी नसीहत लिखें। चलें ये भी पहले समझ लें। एक्सपेंसेस इनकम्स एक्रूअल बेसिस पे टैक्स वाले मानते हैं या कैश बेसिस पे? डिपेंड करता है किस पे? टाइप ऑफ इनकम क्या है इस पर डिपेंड करता है। हाँ, अच्छा, डरते डरते एक बात पूछूं, एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस फर्क क्या होता है? क्या एक्रूअल बेसिस क्या होती है? एक्सपेंस और इनकम जिस पीरियड से रिलेटेड है, जिस वो इनकर है, तब एक्सपेंस बनते हैं, पैसे चाहे पहले दें चाहे बाद में दें। तो टैक्स वाले इनकम एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट कैश बेसिस पे करते हैं या एक्रूअल बेसिस पे? है बिजनेस में डिपेंड करता है। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लें कि बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स की टैक्स ट्रीटमेंट एक्रूअल बेसिस पे होती है। अगर किसी आइटम की कैश बेसिस पे हुई तो सवाल वाला बताएगा। इनकम्स और एक्सपेंसेस की टैक्सेशन एक्रूअल बेसिस पे ही होगी। अगर किसी की कैश बेसिस पे हुई तो क्वेश्चन में बताया होगा।
हाँ जी लिखा। अच्छा इसी पॉइंट में ही आगे चल रहा हूं, ये नसीहत नंबर 2 में ही आगे चल रहा हूं कि जिस आइटम के बारे में टैक्स क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कैश बेसिस पे होनी है, उसके लिए फॉलोइंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोबारा मैंने पॉइंट 2 ये बताया है कि एक्सपेंसेस और इनकम्स की टैक्सेशन बाय डिफॉल्ट एक्रूवल बेसिस पे होती है। अगर किसी की कैश बेसिस पे हुई तो क्वेश्चन में बताया होगा। इसी को और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में किसी आइटम के बारे में कैश बेसिस कहा है तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। अब वो फॉलोइंग क्या है इधर देख लें। ये बचपन में आपने एक्सपेंस का अकाउंट रट्टा लगाया होगा और किसी को कुदरत ने मौका दिया, उसका बचपन अभी तक चले जा रहा है। एफआर 1 में बहुत इस्तेमाल किया ये। इस साइड पे ब्रॉड डाउन, वेरी गुड। कौन सा ब्रॉड डाउन? प्रीपेड एक्रूड? प्रीपेड। तो ओपनिंग प्रीपेड आता है इस साइड पे, और अगर ओपनिंग एक्रूड हो तो इस साइड पे आता है, और क्लोजिंग एक्रूड हो तो इस साइड पे, और क्लोजिंग प्रीपेड हो तो इस साइड पे। पेमेंट, पेमेंट और रिसीट्स। शाबाश, रिसीट्स कहां से आ गई इधर? एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये 6 चीजें होती हैं इसमें। अच्छा अब आपको ना क्वेश्चन में ये सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना मैं आपको इस पैटर्न पे बताऊंगा। यानी अब इस सवाल में हम लोग पीबीटी से चलते हुए क्या ऐड क्या लेस करें। हम लोगों ने इसमें से क्या अकाउंट फॉर किया हुआ है? इंश्योरेंस एक्सपेंस को एक्सपेंस माना हुआ है, इंश्योरेंस पेड को हमने, हम मतलब बिजनेस ने क्या किया हुआ है? टैक्स वाले क्या डिडक्शन अलाउ करने लगे? पेमेंट। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को हम कर देंगे एड बैक, और जो पेमेंट्स हैं उसको लेस कर देंगे। तो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। तो अब ये जो मैं आपको सारी नसीहतें बता रहा हूं वो मैं इस पैटर्न पे बताने लगा कि पीबीटी से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या ऐड करें क्या लेस करें। और ये सारी बातें मैं पॉइंट नंबर 2 दोहरा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 मैंने स्टार्ट यहां से किया था कि एक्सपेंसेस इनकम्स की टैक्सेशन बाय डिफॉल्ट एक्रूवल बेसिस पे होगी। अगर कोई आइटम कैश बेसिस पे हुई तो सवाल में बताया होगा। फिर वहीं से आगे कंटिन्यू किया कि अगर किसी आइटम का सवाल में कैश बेसिस के बारे में कहा है तो फिर हमें यह काम करना पड़ेगा। क्या? ये काम। अब सवाल में आपको दोनों फिगर्स दी होंगी कि लो बेटा ये ऐड कर दो ये लेस कर दो, नहीं, तो आपको ना इन दोनों में से कोई एक फिगर दी होगी, बाकी ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे, तो ये वर्किंग करके फिर वो दूसरी फिगर फाइंड करनी पड़ रही होगी। और जब दोनों फिगर्स फाइंड हो गई तो इसको ऐड इसको लेस। ये है, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये इस तरह से बताने लगा कि करंट टैक्स कैलकुलेशन में क्या करना है, और ये फिगर्स अगर सवाल में नहीं दी तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। नींद आ रही है? क्या? और इनकम फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉर्ट टर्म लीज है तो, या चलो ऑपरेटिंग लीज है, शॉर्ट टर्म नहीं सॉरी, ऑपरेटिंग लीज है, लेसर ने रेंट इनकम बनाई हुई है, इसमें क्या क्या होता है? ओपनिंग अगर एक्रूड है
यानी रिसीवेबल है, तो इस साइड पे, और अगर ओपनिंग काफी सारा मिल गया हुआ है तो इस साइड पे। अच्छा, एक आसान सा टॉपिक होता था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ये काम किया हुआ है बहुत सारा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन एडवांस। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहे हो? कैश किस साइड पे? कैश, डेबिट और ये क्रेडिट, और फिर इसकी बैलेंसिंग फिगर आती है यहां, इनकम फॉर द ईयर इस साइड पे। तो आपको क्वेश्चन में रिसीट्स और इनकम दोनों में से कोई एक चीज अवेलेबल हुई और बीडीसीडी अवेलेबल हुए तो ये अकाउंट बना के मिसिंग फिगर फाइंड करेंगे, और पीबीटी से करंट टैक्स निकालते हुए क्या करें? टैक्स वालों ने, सवाल ने कहा हुआ है कि जी रेंट इनकम को टैक्स वाले कैश बेसिस पे टैक्स करेंगे, तो हमारे पास इस वक्त क्या रिकॉर्डेड है? इनकम, जबकि टैक्स वालों ने टैक्स लगाना है रिसीट पे, तो इनकम लेस कर देंगे और रिसीट ऐड कर देंगे। हाँ जी, नोटेड, जोर से, ठीक है, बताओ अगला। अच्छा, इसमें ना एक बात बता रहा हूं, अगर अभी समझ आए थे तो ठीक है, नहीं तो सवाल करते हुए तो दोबारा बताऊंगा ही। हो सकता है क्वेश्चन में ना आपको, जैसे ओपनिंग एडवांस था 10, क्लोजिंग एडवांस था 18, और आपको इनकम बता दी 40, तो रिसीट्स बैलेंस करेंगे तो 48 आ जाएगी, तो 40 लेस 48 ऐड,
दोनों ही नहीं पता, अब क्या करें? हो सकता है सवाल में ऐसा नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं सवाल में, सिर्फ बीडीसीडी बताया बस। तो अब आप इसको बैलेंस करें, किधर आ रहा है? इधर कितना? तो बस रिसीट 8 है, ये 0 है, नेट हो गया ना। तो सवाल में ऐसा हो सकता है, अगर ये वाली बात समझ आई है और अभी अपने आप को समझाना चाहें तो समझा लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जब सवाल आएगा तब देख लेंगे। चलो लिख लिया। तीसरी बात लिखें जी, तीसरा नोट ये लिखें कि टैक्स वाले बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ की डिडक्शन देते हैं, डाउटफुल डेट को नहीं अलाउ करते। दोबारा, टैक्स वाले बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की डिडक्शन अलाउ करेंगे, डाउटफुल डेट को नहीं अलाउ करते। डाउटफुल डेट तो हम खुद ही एवं टेंशन लिए जा रहे हैं ना, क्या पता पैसे ना मिले, क्या पता ऐसे हो जाए, क्या पता वैसे हो जाए। तो टैक्स वाले सिर्फ वही अलाउ कर रहे होते हैं जो असल में राइट ऑफ हो, अखबार में इश्तेहार दे दिया हो, केस कर दिया हो। रिपीट कर रहा हूं, टैक्स में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अलाउड हैं, डाउटफुल डेट्स नहीं है अलाउड। तो क्वेश्चन में क्या करें? फॉलोइंग वर्किंग करें। अच्छा, ये बचपन में एक अकाउंट बनाते होंगे आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या क्या आता है इसमें? बीडी, सीडी और बैड डेट राइट ऑफ हो तो क्या एंट्री होती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। तो राइट ऑफ इस साइड पे आते हैं। अच्छा, अगर आपको याद पड़ रहा है ना, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, तो ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर में बैड डेट डेबिट नहीं, प्रोविजन डेबिट ही याद रखना है। राइट ऑफ की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, और फिर इसकी बैलेंसिंग फिगर जो कि इस साइड पे ही निकलती है मोस्टली, वो होता है बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब आपको क्वेश्चन के अंदर बीडीसीडी दिया हो और इन दोनों में से एक फिगर दी है, तो अकाउंट बना के दूसरी निकाल लें। इसमें क्या अकाउंटेड फॉर है? हमने किसको एक्सपेंस बनाया हुआ है? हमने इसको बनाया हुआ है। टैक्स वालों ने क्या अलाउ करना है? ये। तो हम लोग पीबीटी में बैड डेट एक्सपेंस एड बैक कर लेंगे, ये, और बैड डेट रिटर्न ऑफ लेस कर देंगे, ये वाला। तो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचेंगे।
है। बैड डेट रिकवर कोई मसला नहीं है, वो तो जो रिकवर होता है हम भी उसी को इनकम मानते हैं, टैक्स वाले भी उसको इनकम मानते हैं। बैड डेट रिकवर्ड कोई इशू नहीं है, हम भी उसको इनकम मान लेते हैं, टैक्स वाले भी उसको इनकम मान लेते हैं। तो बैड डेट रिकवरी कोई डिफरेंस ही नहीं है। चौथी बात लिखें, हाँ लिखाऊंगे भी, लिए नोट कर रहे हैं। चौथी बात, चलें ये भी समझ लें पहले। टैक्स में ग्रेच्युटी पड़ी है, क्या होती है ग्रेच्युटी? एक्सपेंस होता है, हाँ ठीक है। होता क्या? ग्रेच्युटी प्रॉविडेंट फंड और चीज है, ग्रेच्युटी पूछ रहा हूं। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट मिलती है, ये ग्रेच्युटी है? गोल्डन हैंडशेक और होता है, वो उसको जबरदस्ती निकाल रहे होते हैं तो उसको पैसे देते हैं, वो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं। ग्रेच्युटी एक्सपेंस है, ग्रेच्युटी होता है जब एम्प्लॉय रिटायर होता है ना, तब उसको पैसे देते हैं। तो ये जान छोड़ के जा रहा है, इस खुशी में दे रहे होते हैं? नहीं, फिर है उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहे होते हैं? ना ना ना, वो प्रोविडेंट फंड होता है। ग्रेच्युटी पूछ रहा हूं, ग्रेच्युटी है, एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है ना तो उसको पैसे मिलते हैं, काटे वाटे नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसकी रिटायरमेंट की खुशी में मिलते हैं? नहीं, ये उसकी सैलरी तो है ना रेगुलर जो मिल रही है, फिर उसके अलावा कुछ होते हैं जिनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कहते हैं, क्योंकि कंपनीज का ये कहना है कि जी जवानी में तो तनख्वाहें सारी इसने उड़ाई देनी है, बुढ़े होके फिर जब इसको बच्चों ने भी निकाल देना है तो तब क्या करेगा? तो कुछ पैसे रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं। अच्छा, होता ये तरस खा के नहीं है ये उसकी उस मेहनत का ही सिला, लेकिन मिल रिटायरमेंट पे रहा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस कब बनना चाहिए इसको? रिटायरमेंट के टाइम पे एक्सपेंस। मैंने कहा कि ये है उसकी एम्प्लॉयमेंट ही का सिला, मिल एंड पे रहा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई एम्प्लॉय है 20 साल काम करके जा रहा है और फिर उसको एंड पे 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इस 20 लाख ग्रेच्युटी को बिजनेस एक्सपेंस कब बनाएगा? 20 साल एम्प्लॉय ने मेहनत की है, 20 साल बाद रिटायरमेंट पे उसको 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ओवर 20 इयर्स उसको एक्सपेंस थोड़ा थोड़ा करके बनाए, हर साल 20-20 लाख, 1-1 लाख ना। अब रहा मसला कि हमें कैसे पता चलेगा 20 लाख? तो आपको पता चलेगा जब आप जाएंगे C5 1 में, तो IAS 19 पढ़ेंगे, और तब भी खैर इसको बहुत थोड़ा ही बताया जाता है क्योंकि ये काम होता है एक्चुरियल, नाम सुना होगा एक्चुरियल, IAS 19 में पढ़ेंगे आप। लेकिन चूंकि आपको टैक्स में ग्रेच्युटी का पढ़ा दिया होता है, इसलिए FAR 2 के सवालों में ग्रेच्युटी टेस्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर कौन सा बता रहा हूं? चौथा पॉइंट। तो होता यह है कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होने पे उसको पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग कैसे हो रही होगी? ओवर द पीरियड। अब वो ओवर द पीरियड कैसे है, अंदाजा कैसा लगेगा? या IAS 19 है। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, सारे एम्प्लॉइज का पेबल बनता जा रहा है, और जब कभी कुछ छोड़ के जाएगा और उसको पैसे देंगे तो पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अब इसमें ना टैक्स वाले इस ग्रेच्युटी को तब एक्सपेंस अलाउ करते हैं जब ये जाने वालों को पे होती है, जबकि अकाउंटिंग में क्या किया हुआ है? हर साल जो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बन रहा है। तो पॉइंट 4 ये लिख लें कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी,
रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी, टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करते हैं जो पेमेंट की गई होती है, जबकि अकाउंटिंग में एक्सपेंस बनाया गया होता है ओवर द पीरियड एज पर IAS 19। रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी, टैक्स में डिडक्शन अलाउ होती है जितनी ग्रेच्युटी पे हुई है, जितनी ग्रेच्युटी पे हुई है, जबकि अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना होता है ओवर द पीरियड एज पर IAS 19। फिर से रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी, टैक्स में डिडक्शन अलाउ होगी जो ग्रेच्युटी पे हुई है, जबकि अकाउंटिंग में एक्सपेंस बनेगा ओवर द पीरियड एज पर IAS 19। IAS 19 FR 2 में नहीं है, सिर्फ FR 1 में। तो अब आप सवाल में क्या करेंगे? सवाल में करेंगे फॉलोइंग, इस पीबीटी में क्या अकाउंट फॉर हुआ होगा? उस साल का ग्रेच्युटी एक्सपेंस, वो आप कर देंगे एड बैक, और टैक्स वालों ने क्या अलाउ करनी है? जो उस साल में ग्रेच्युटी पे हुई होगी ये कर देंगे लेस, तो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। अब आपको क्या ये दोनों फिगर्स दी होंगी? प्रोबेबली नहीं। तो अगर नहीं दी हुई तो क्या करें? तो ग्रेच्युटी नाम की ना एक लायबिलिटी आ रही होगी, उसका होगा एक बीडी, एक होगा सीडी, और इतनी की अकाउंटिंग तो आप समझ ही गए हैं। हर साल एक्सपेंस बनता होगा तो एंट्री एक्सपेंस डेबिट और ये क्रेडिट, यानी इस साइड पे आएगी ग्रेच्युटी एक्सपेंस की फिगर, और जब इस साल किसी को पे की गई होगी तो ये डेबिट और कैश क्रेडिट, मतलब ये डेबिट। तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है इनमें से एक फिगर बताई हो और बीडीसीडी बताया हो, तो आप ये वर्किंग करके दूसरी फिगर फाइंड कर देंगे और एक्सपेंस ऐड और पेमेंट लेस। छोटी बात तो नहीं पूछने लगे? अच्छा पूछो पूछो पूछो। फिर वही बात, क्या सीन होता है? अच्छा, मतलब वो उनको कहा जी 5 साल कम से कम नौकरी करेंगे तो ग्रेच्युटी मिलेगी, ये पूछ रहे हैं? पूछना किस, नहीं आप पूछ रहे उनको ग्रेच्युटी देनी है कि नहीं देनी, या पूछ रहे उनकी अकाउंटिंग क्या होगी? तो ये तो कंपनी की मर्जी ना, उनके साथ क्या तय करना है। हाँ, ऐसा होता है कि एक टाइम पीरियड तय किया होता है कि इतने साल नौकरी करोगे तो ग्रेच्युटी वाली फैसिलिटी तुम्हारे लिए एक्टिवेट होगी, ऐसा होता है। ये सब IAS 19 की बातें। चौथी नहीं, पांचवी बात लिखें, चौथी नोटेड।
ये भी समझ ले पहले, हैं किधर है, कौन है, क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो नहीं कह रहा ना ये। IS 37 मिसाल के तौर पे वारंटी रिपेयर्स, ईयर एंड पे अभी रिपेयर्स के लिए कोई क्लेम लाया नहीं है, लेकिन चीजें हम बेच चुके हुए हैं, तो प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हम चीजें बेच चुके, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो अमाउंट कैसे निकालें, बेस्ट अंदाजा, तो हम लोग उसको बना लेंगे प्रोविजन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। टैक्स वाले कहते हैं कि अंदाजे अंदुजे ना बताओ, मैं जब आएगा असल में रिपेयर का खर्चा होगा तो बताना। तो हमने एक्सपेंस किसको बनाया होगा? जो हमारा बेस्ट अंदाजा है, जबकि टैक्स वालों ने डिडक्शन किसकी देनी है? जो एक्चुअल खर्चा हुआ होगा। तो पांचवी पॉइंट ये लिख लें कि वो खर्चे जिनकी हम प्रोविजन बना रहे होते हैं एज पर 37, वो खर्चे जिनकी हम प्रोविजन एज पर IS 37 बना रहे होते हैं, टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करते हैं जो एक्चुअल खर्चा हुआ, जबकि हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं IS 37 वाली। वो खर्चे जिनकी हम प्रोविजन बनाते हैं एज पर IS 37, टैक्स वाले उनकी डिडक्शन अलाउ करते हैं जो एक्चुअली खर्चा फॉर द ईयर हुआ, जबकि हम एक्सपेंस कैलकुलेशन कैसे कर रहे होते हैं? एज पर IS 37। तो फिर फॉलोइंग एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, IS 37 में एंट्रीज कर रहे थे, प्रोविजन बनाई तो क्या एंट्री की? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, और जब खर्चा हुआ तो प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी प्रोविजन के अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, और जब खर्चा हुआ तो प्रोविजन डेबिट, यानी प्रोविजन डेबिट हो रही होगी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड से। तो सवाल में आपको प्रोविजन का BDCT बताया होगा और इन दोनों में से कोई एक चीज बताई होगी, तो बैलेंस करके दूसरी फिगर फाउंड कर लें, और अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक कैसे पहुंचे? हमने तो इसको एक्सपेंस बनाया हुआ है, टैक्स वालों ने ये अलाउ करना है, तो ये ऐड, ये लेस। तो जो हमने अकाउंटिंग एक्सपेंस बनाया है वो ऐड बैक कर दें, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है ये लेस कर दें। कितने पॉइंट हो गए? चले एक और लिख लें, बाकी रह जाएंगे 3 4, वो कल करा के, तो आपको कल पास पेपर की प्रैक्टिस कराता हूं। एक और लिख लें, ये नोट कर दें और एक और लिख लें। चलें, बल्कि ये क्यों यार, बेशुमार लिखते हैं आगे, लिखें लिखें।
अच्छा, ये रिकॉर्डेड वालों को ना छोटी क्लास ये नजर आ रही है क्योंकि शुरू में जब मैं नमाज की नसीहतें कर रहा था ऑफ कैमरा। नोटेड। आइए 16 में रीवैल्यूएशन पी एंड एल को हिट होती है, पी एंड एल उसमें इफेक्ट होता है कैसे? अगर डाउनवर्ड हुई है और सरप्लस खत्म है तो पी एंड एल में आएगा, और अगर अपवर्ड हुई है पहले पिछला लॉस रिवर्स होगा, पी एंड एल में आएगा। IAS 36 इंपेयरमेंट, अगर कॉस्ट मॉडल वाला एसेट है तो इंपेयरमेंट लॉस पी एंड एल में आएगा। IAS 40 फेयर वैल्यू गेन लॉस पी एंड एल में आएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9 फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल है तो पी एंड एल में आएगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो फिर पी एंड एल में नहीं आएगा। अब ये जो वैल्यूएशन के गेन लॉस होते हैं ना, ये टैक्स वाले लिफ्ट नहीं कराते इसको, वो कहते हैं जब बिकेगा तो बताना। तो ये जो हमने वैल्यूएशन के गेन लॉस पी एंड एल में डाले हुए हैं, टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनको रिवर्स कर देंगे। हमने जो भी वैल्यूएशन के गेन लॉस पी एंड एल में डाले हुए, हमने जो भी वैल्यूएशन के गेन लॉस पी एंड एल में चार्ज किए हुए, फॉर एग्जाम्पल IAS 40, IFRS 9 वाला फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, रीवैल्यूएशन गेन लॉस, जो भी वैल्यूएशन गेन लॉस पी एंड एल को चार्ज किया हुआ है, टैक्स प्रॉफिट निकालते हुए उसको पीबीटी में रिवर्स कर देंगे। क्या मतलब रिवर्स कर देंगे? लॉस चार्ज किया हुआ है तो एड बैक कर देंगे, गेन डाला हुआ है तो लेस कर देंगे। चले ठीक है, ये और बता दूं। अच्छा, लास्ट वाला दोबारा सुन ले। कुछ आईएएस के तहत हमने कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस पी एंड एल में भी चार्ज किया होता है। जैसे अगर IAS 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, तो उसमें गेन लॉस पी एंड एल में आता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है और उसमें फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल वाली पॉलिसी चल रही है तो वो भी पी एंड एल में आता है। रीवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड है वो भी पी एंड एल में आ सकता है। तो इनमें से जो भी हैं और वो पी एंड एल को चार्ज किए हुए, टैक्स वाले नहीं इनको लिफ्ट कराते, वो कहता है जब असल में बिकेगा तो बताना, तो हम इनको पीबीटी में रिवर्स कर देंगे। वो वैल्यूएशन गेन और लॉस जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पी एंड एल में रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो रिवर्स कर देंगे टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। चलें जाए।